कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी जयपुर में मंथन के बाद अब उदयपुर पहुंच गई है। पिछले 3 दिनों से कमेटी के अध्यक्ष और मेंबर्स के बीच में मैराथन बैठक चल रही है। फीडबैक बैठकें और नेताओं से 1-to-1 बातचीत हो रही है और अब सभी संभाग मुख्यालयों पर जाकर के कांग्रेस वॉर रूम की तरह ही नेताओं से 1-to-1 मुलाकात और बैठकें करेंगी, जिससे किसी तरह का कोई गतिरोध सामने नहीं आए। और इसकी शुरुआत उदयपुर से हुई है, जहां पर आज स्क्रीनिंग कमेटी उदयपुर में बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले के नेताओं से मिलकर के अब फीडबैक ले रही हैं। ये बड़ी खबर है और फिलहाल बांसवाड़ा संभाग के नेताओं से फीडबैक चल रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के वॉर रूम में पिछले 3 दिनों से लगातार बैठकें हो रही हैं। मंगलवार, बुधवार को अजमेर, बीकानेर, सीकर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा और पाली संभाग के नेताओं से फीडबैक लिया गया। इन दावेदारों में वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद शामिल हुए। एआईसीसी स्क्रीनिंग कमेटी का तीसरा दिन है। हम उदयपुर में आए हैं। हमारे साथ हमारे एआईसीसी स्क्रीनिंग कमेटी के 2 और सदस्य माननीय गणेश गोंदियाल जी और हमारे अभिषेक दत्त जी, साथ ही में हमारे एआईसीसी के संपादक वीरेंद्र सिंह राठौर जी आए हुए हैं। हम उदयपुर में हमारा जो 3 जिला है, बांसवाड़ा, दुर्गापुर और प्रतापगढ़, वहाँ के ज्येष्ठ जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण हैं, विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, उन सभी से वर्तमान की स्थिति की राय जानने की आज हमारी प्रयत्न रहेगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले 2 दिन हम जयपुर में थे, आज हम स्वयं एआईसीसी की स्क्रीनिंग टीम उदयपुर आई है। यही हमारा मकसद है कि क्षेत्रों में जाके, प्रांतों में जाके, जिलों में जाके हम विचार विमर्श सभी से करें। आज प्रारंभिक जो स्तर पे हम लोगों का विचार विमर्श होगा हमारे वर्तमान और पूर्व विधायकों और सांसदों के साथ। देखिए, जैसे कि कहा, प्रारंभिक स्तर पे ये बातचीत अब आज हो रही है कि वर्तमान में हमारा जो माहौल है, कैसा माहौल है आने वाले समय पे और किन चीज़ों पे, किन मुद्दों पे हमको और महत्व देना है। मैं बस सामूहिक रूप से इतना ही कह सकता हूं कि पहले 2 दिन भी हमने जयपुर में बहुत उत्साह और उल्लास हमने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में देखा। साथ ही साथ हम जब लोगों के बीच जब भी गए हैं तो सभी ने कहा है कि इतिहास बनने वाला है और कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा होने वाली है। देखो, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है और चुनाव बहुत नजदीक है। हम तो कैसे चुनाव जीते इसके ऊपर ज्यादा हम बात करेंगे और चुनाव जीतकर सरकार को हम रिपीट कर पाए। किस तरह का प्रत्याशी जो है, चयन का क्राइटेरिया क्या है स्क्रीनिंग कमेटी में? वो तो अभी हम देखेंगे क्या तय करते हैं, क्या नहीं तय करते हैं, लेकिन हमारा जीता हुआ उम्मीदवार होना चाहिए। सब लोगों को पता है कि कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है। प्रत्येक आदमी चाहता है कि मुझे टिकट मिले और मैं जीतूं। कांग्रेस की जीत की तरफ एक लहर है, उसका परिणाम है कि ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी आ रहे हैं। तो आज उदयपुर में लगातार चर्चा हो रही है और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कपिल शिमाली हमारे साथ जुड़े हैं। उदयपुर हम सीधे आपको ले चलते हैं, जहां पर झीलों की नगरी में कांग्रेस के खेमे में आज मंथन है। कपिल, क्या कुछ जानकारी निकल करके कांग्रेस के खेमे से आ रही है? आज किन नेताओं से मंथन हो रहा है, क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, बिल्कुल बांसवाड़ा संभाग की बैठक अंतिम दौर में चल रही है। सब बैठक समापन की ओर है और शुरुआत जो इसकी 11 बजे हुई थी, 11 बजे बैठक शुरू होने के साथ ही बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले के जो नेता निमंत्रित किए गए थे उनसे बातचीत की गई। मैं तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखिए कि बांसवाड़ा संभाग की जो बैठक है वो अब लगभग समापन की ओर पहुंच चुकी है। बांसवाड़ा डूंगरपुर के पूर्व सांसद जो हैं ताराचंद भगोरा, वो इस बैठक से बाहर निकले। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ताराचंद जी, किस तरह की बातचीत? ऐसा है, यहाँ पर दक्षिण संभाग में राजस्थान में कांग्रेस कैसे विजय होगी, क्या करना चाहिए, तो उसका फीडबैक ले रहे हैं, जिसके तहत तो कांग्रेस ने बहुत बेहतरीन कार्य किए हैं अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में यहाँ पर, और जनता में बहुत अच्छा मैसेज है और लोगों को पता है कि देश के
केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महंगाई की मार से जनता त्रस्त है, हर क्षेत्र में त्रस्त है और लोग परेशान हैं कि जैसे ही चुनाव आ जाए तो भाजपा को कैसे जवाब दिया जाए। इस भाजपा ने पूरे सरकारी सेक्टर को बेच खाने का काम किया है। आज स्थिति बड़ी गंभीर है, देश की आम नागरिक समझ रहा है। मुलाकात हो गई है क्या? हाँ, मेरी मुलाकात हो गई। आपने क्या जानकारी दी आपको? यही जानकारी दी कि क्षेत्र के अंदर कांग्रेस का जनाधार बहुत अच्छा है, बड़ा है काफ़ी। यहाँ पर न क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा है कि न भाजपा का है, इसलिए कांग्रेस यहाँ बहुत अच्छे ढंग से लगभग सभी सीटों पे जीतेगी, ये हमने कहा है। और बड़े मुद्दे जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर कांग्रेस को फोकस करने की जरूरत है। और स्थानीय मुद्दे चुनाव लड़ते हैं तो बहुत कुछ गहलोत सरकार ने दिया है, मगर कुछ और मुद्दे हैं उनको हमने सजेस्ट किया कि ऐड किया जाए, जिससे कि और मजबूती मिले कांग्रेस की। नहीं, बैठक चलेगी, अभी जारी रहेगी। अभी तो महाराष्ट्र संभाग की अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, आधा घंटा, इसके बाद शायद लगभग समाप्त होगी, फिर उदयपुर संभाग का नंबर लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये ताराचंद भगोरा थे जो कि इस बैठक में शामिल होकर निकले और इन्होंने अपनी जो जानकारियां वो साझा कर दी। इस समय आप देखिए कि उदयपुर संभाग की बैठक जो है अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगी और उदयपुर संभाग के आप नेताओं को यहाँ पर देख सकते हैं। कांग्रेस के जो उदयपुर जिले के उदयपुर संभाग के जो नेता हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं। खुद उदयलाल आंजना जो कि सरकार में मंत्री, वे इस समय इस बैठक के लिए यहाँ अंदर मौजूद है। तो आधे घंटे बाद, माना जा रहा है कि आधे घंटे बाद लंच ब्रेक होगा और लंच ब्रेक के बाद में बैठक एक बार फिर से शुरू होगी और उसमें उदयपुर संभाग में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिलों के जो नेता जो कि आमंत्रित किए गए हैं, उनकी बैठक यहाँ पर आयोजित की जाएगी। और इन चारों जिलों में भी कुछ इसी तरह से 1-to-1 जो नेताओं को बुलाया गया, उनसे वार्तालाप करते हुए स्थानीय मुद्दों को तलाशने, घोषणा पत्र को कैसे स्थानीय मुद्दों के मार्फत तैयार किया जाए, ये सारे बिंदुओं को इसमें शामिल करने की कोशिश होगी। एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह भी पूछा जा रहा है, सलाह ली जा रही है कि सरकार रिपीट कैसे हो। जिन मुद्दों को लेकर के बात हो रही है, स्थानीय मुद्दों पर बात हो रही है, सरकार रिपीट को लेकर के नेता क्या सुझाव दे रहे हैं? अगर हम उदयपुर के नेताओं की बात करें, आदिवासी अंचल के नेताओं की बात करें, खासतौर पर उनके मुद्दे क्या रहे, कैसे सरकार रिपीट हो सके, क्योंकि ये उदयपुर का जो इलाका है वो महत्वपूर्ण है हर पार्टियों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये मेवाड़ और वागड़ संभाग जो है, ये कहा जाता है कि सत्ता में जाने का रास्ता है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण इलाका है और यही वजह है कि इस इलाके की ओर सभी राजनीतिक पार्टियों का विशेष जो जोर है वो हमेशा से देखने को मिलता है। आप देखिए कि जो नेता मिलकर आ गए हैं वो भी बाहर बैठे हुए हैं, तो वहीं कई नेता ऐसे हैं जो कि आगामी कुछ समय बाद उनका नंबर आएगा, वे कतार में हैं। बिल्कुल कपिल, चलिए बहुत शुक्रिया। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, हम आपको सीधे राजधानी जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं हम सुन लेते हैं। अगर इस कोविड पैंडेमिक में सहायता का पैसा जो आपके खातों में आया, चाहे हमारी माता बहनों के आया हो, चाहे विधवा बहनों के आया हो, चाहे बुजुर्गों के आया हो, चाहे दिव्यांगों के आया हो, चाहे गैस के सिलेंडर की सब्सिडी आई हो, चाहे हमारा किसान सम्मान निधि का पैसा आया हो, चाहे पेंशन का पैसा आया हो, जब कोरोना में सारे कार्यालय बंद थे और वो पैसा अगर दिल्ली से मोदी जी गहलोत सरकार को दे देते, गहलोत साहब को, तो आपके खातों में 10 पैसा भी आपके घर पे नहीं पहुंच पाता। और ये दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी हैं, तो एक बटन कोरोना में दबाया, पूरा का पूरा पैसा आपके खाते में आ गया, बीच में कोई टाका नहीं लगा। ये पहली बार आजादी, राजीव गांधी जी कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, गांव में 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन इसका निदान बोले नहीं, गांव में बैठे मेरे किसान का, गरीब का हक का पैसा पूरा का पूरा उसके खाते में जाना चाहिए। आज आवास का पैसा भी खाते में जाता है, शौचालय का पैसा भी खाते में जाता है, पेंशन का पैसा भी खाते में जाता है, तो नरेगा के मजदूर की मजदूरी का पैसा भी खाते में जाता है, तो कैटल शेड का पैसा भी खाते में आता है, तो किसान सम्मान निधि का पैसा भी खाते में आता है, आयुष्मान भारत का पैसा भी खाते में आता है, तो जननी सुरक्षा योजना का पैसा भी खाते में आता है, वो मातृत्व वंदन योजना का पैसा भी खाते में आता है।
हर योजना का पैसा सीधा उस व्यक्ति के खाते में जाता है, कोई भी दलाल उसमें बीच में अपना टाका नहीं लगा सकता। ये काम नरेंद्र मोदी जी की एक दूरदर्शी सोच के कारण हुआ है। बिरसा मुंडा जी की जयंती के साथ मानगढ़ और जलियांवाला अंग्रेजों के सामने कभी पीठ नहीं दिखाई, गोलियां खाई, इस मां भारती के लिए और जनजाति भाइयों का आंदोलन करता। उस मानगढ़ धाम में वो आलू से सोना बनाने वाले जाते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम मानगढ़ धाम को विकसित करेंगे। अरे 60 साल हो गए भैया, दिल्ली में आपकी सरकार थी, तीसरी बार आपके मुख्यमंत्री। तो आज भाजपा एसटी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीणा ने पदभार ग्रहण किया और इस मौके पर उन्होंने संबोधित किया है। फिलहाल उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार निशाना साधा। क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। आज कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई जांच एजेंसी काम करती है तो उसके खिलाफ इस प्रकार के प्रश्न खड़ा करना, आपने भ्रष्टाचार का तांडव मचा रखा है और कोई जांच एजेंसी काम करती है तो उसको आपको तकलीफ होती है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी को अब डर लगने लग गया है सत्ता जाने का, और जो काले कारनामे हुए हैं, जो उनकी सरपरस्ती में हुए हैं, उनकी जांच होगी तो क्या होगा, ये डर। अरे आप किसी को मुफ्त में अनाज दे रहे हो, पोषण दे रहे हो, उसमें भी भ्रष्टाचार कर रहे हो, उसमें भी उसके स्वास्थ्य की चिंता नहीं, मिलावटी चीजें आप उसको खिलाने का काम कर रहे हो। हर योजना के पीछे भ्रष्टाचार एक बड़ा आधार है और उस आधार के बिना कोई काम नहीं। मैं सोचता हूँ बिजली खरीद में भ्रष्टाचार, मोबाइल खरीद में भ्रष्टाचार, अन्नपूर्णा योजना में भ्रष्टाचार, चिरंजीव योजना में भ्रष्टाचार, आपने बच्चों के पोषाहार योजना में भ्रष्टाचार, सड़क बनाओ तो भ्रष्टाचार, जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार, सब तरफ भ्रष्टाचार का तांडव है। तो अब मुझे लगता है कि इनको किसी पे विश्वास नहीं और जनता को इन पर विश्वास नहीं। देखिए, पहले आपने जिन अधिकारियों के एसीबी से जांच कराई है, एसीबी ने मुकदमा किया है, उनके खिलाफ तो जांच करने की हिम्मत उठा लो। और आपके मंत्रियों और विधायकों ने आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, कृपया करके अपने गिरबान में जाकर उन पर जांच करा लें। तो वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की न्यायपालिका को दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। शेखावत ने कहा कि ये उनकी घबराहट है, जो इसलिए वे इस तरीके के बयान दे रहे हैं। वहीं शेखावत ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर कहा कि यात्रा पूरी होने के साथ ही प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगी। राजस्थान में अब चुनावी सरगर्मियां परवान पर आने लगी हैं और हमारे साथ में है इस समय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इससे पहले 2 दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर में दौरा रहा था और अब बात करते हैं जिस तरीके से एक बड़ा सवाल निकल के आ रहा था जीडीपी को लेकर के मुख्यमंत्री का बयान आया कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में नंबर 1 पर राजस्थान है। कितनी हकीकत नजर आती है इसमें? देखिए, मुझे लगता है कि माननीय गहलोत साहब को अभी हाल ही में दिए गए एक मीडिया इंटरव्यू जिसमें उन्होंने विजन 2030 का उल्लेख करते हुए राजस्थान जीडीपी में नॉर्थ इंडिया में पहले नंबर पर और पूरे भारत में अगर देखें तो आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है, ऐसा उन्होंने वहां भी उस मीडिया में भी मैंने देखा, उस इंटरव्यू में भी कहा और यहां मैंने अखबार के माध्यम से मुझे पता लगा कि एमआईए के कार्यक्रम में भी उन्होंने ये वक्तव्य दिया है। मैं ऐसा मानता हूं और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जब ब्रीफिंग की जा रही थी तब राजस्थान भ्रष्टाचार में पहले नंबर पर है, राजस्थान रेप में पहले नंबर पर है, राजस्थान बेरोजगारी में पहले नंबर पर है, राजस्थान महंगाई में पहले नंबर पर है, राजस्थान देश में जीडीपी के अगेंस्ट जितना डेब्ट कर्जा लिया है उसमें दूसरे नंबर पर है। ये ब्रीफिंग की गई होगी, लेकिन हो सकता है शायद कहीं चूक हो गई और उन्होंने गलती से जीडीपी में पहले नंबर पर राजस्थान को ला दिया है। अगर देश के आंकड़े उठा करके देखें और जो आजकल पब्लिक डोमेन में कोई भी देख सकता है, राजस्थान जीडीपी की दृष्टिकोण से 9 बड़े प्रांतों में 9वें नंबर पर है। पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो भी 10वें नंबर पर है। जीडीपी ग्रोथ जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है,
और हमारी ग्रोथ रेट जो है वो 7.5% से ज्यादा है। नेशनल एवरेज से राजस्थान बहुत पीछे है। छोटे छोटे राज्य भी राजस्थान से आगे हैं और राजस्थान जीडीपी ग्रोथ रेट के हिसाब से जो आंकड़े मैंने देखे हैं, आंकड़े अगर मैं गलत नहीं हूं तो 21वें नंबर पर है। पर कैपिटा इनकम जो हो सकती है किसी स्टेट को की जो है फाइनेंशियल हेल्थ देखने के लिए, उसमें भी राजस्थान 10वें 11वें नंबर पर है। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को जो बताया गया होगा वो ठीक से नहीं समझ पाए और उन्होंने गलत आंकड़े दिए। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम अशोक गहलोत की ओर से कोर्ट पर टिप्पणी के मामले को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट है। मुख्यमंत्री की टिप्पणी के खिलाफ हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई है। अधिवक्ता शिवचंद गुप्ता ने पीआईएल दाखिल की जनहित याचिका, जिसमें सीएम के बयान को न्यायपालिका की अवमानना करार देते हुए ये जनहित याचिका लगाई है। कोर्ट ने इसे मंजूर कर दिया और सितंबर के पहले सप्ताह में इस याचिका पर सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कोर्ट पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर के याचिका दाखिल की गई है। तो वहीं राजस्थान के चुनावी महासमर में यात्राओं का आगाज सबसे पहले बीजेपी करने जा रही है और बीजेपी ने राजस्थान की चारों दिशाओं से परिवर्तन यात्रा का आगाज करने का फैसला किया है। बीजेपी की पश्चिमी दिशा से तीसरी परिवर्तन यात्रा का आगाज होगा 4 सितंबर को बाबा रामदेव की नगरी रुनीचा से, रामदेवरा से, जिसकी तैयारियों को लेकर के भाजपा के नेता पदाधिकारी एक्टिव नजर आ रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगामी 4 सितंबर को धार्मिक स्थल रामदेवरा पहुंचेंगे। यहां पर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करेंगे और साथ ही एक विशाल जनसभा को यहां पर संबोधित भी करेंगे। यह यात्रा 18 दिनों में 2574 किलोमीटर तक चलेगी। यात्रा जोधपुर, अजमेर, नागौर जिलों की 51 विधानसभाओं को कवर करेगी। जोधपुर में जाकर के खत्म होगी। वहां पर यात्रा के समापन के बाद जयपुर में तमाम यात्राओं का जहां समापन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सभा होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बांसवाड़ा से बड़ी खबर। वसुंधरा राजे कल बांसवाड़ा के दौरे पर होंगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कल त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन करेंगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, मंदिर में विशेष अनुष्ठान करवाया जाएगा। त्रिपुरा सुंदरी का जाने का कार्यक्रम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का। बांसवाड़ा के दौरे पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे होंगी। यहां पर मंदिर में विशेष अनुष्ठान करवाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुचामन सिटी के राणासर में डबल मर्डर केस को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। दरअसल यहां पर इस वारदात को पूरी की पूरी गैंग ने अंजाम दिया। जघन्य हत्याकांड को लेकर के लोगों में आक्रोश है। दो गैंग के बीच में यहां पर कई दिनों से विवाद चलने की जानकारी सामने आ रही है और ये गैंग के जो बदमाश है, पूरे इलाके में इनके अपराध का आतंक है। एक बदमाश ने दूसरे को होटल पर आने और देख लेने की धमकी दी थी और इस गैंग ने निर्दोष व्यक्तियों की सरेआम जघन्यता से हत्या की। उनके ऊपर से कई बार वाहन गुजारे। इसी को लेकर के पूरे इलाके के लोग आक्रोशित हैं। धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा है। आपको बता दें कि 3 युवक मौलासर से मेला देख करके लौट रहे थे। इन बदमाशों ने उनकी निर्ममता से हत्या कर दी और इन तीनों युवकों पर उन्होंने गाड़ियां चढ़ाई और कई बार और निर्दयता से उन्हें कुचल दिया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आपको बता दें कि यहां पर सीसीटीवी में वो स्कॉर्पियो सवार नजर आ रहे हैं, कैंपर गाड़ी के सवार भी नजर आ रहे हैं और एक अन्य बोलेरो गाड़ी के सवार भी नजर आ रहे हैं, जिन पर हत्या के आरोप लग रहे हैं। इस पूरे हादसे को लेकर के, प्रकरण को लेकर के, इस पूरी वारदात को लेकर के लोगों में आक्रोश है और बड़ी तादाद में सर्व समाज के लोग इस वक्त धरने पर बैठे हैं। एक अन्य जो घायल है उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है और इस घटना में 19 से ज्यादा बदमाश शामिल बताए जा रहे हैं। 3 लोगों को महज डिटेन किया गया पुलिस की ओर से और इस पूरे मामले में पुलिस की अब तक नाकामी सामने आ रही है। इस मामले को लेकर कुचामन थाने के बाद 3 दिनों से धरना चल रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लोगों का गहरा आक्रोश है और परिजन 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी, सीबीआई जांच की मांग, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे केस को लेकर के सुनवाई करने की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजू अभी तक 3 लोगों को डिटेन किया है, उनसे पूछताछ की गई है। इसके अलावा एक गाड़ी डिटेन किया हुआ है और जो इस घटना में और भी जो लोग इन्वॉल्व हैं तो करीब 16 लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। करीब 30 टीमें पूरे
पूरे अजमेर रेंज की 30 टीमें, करीब 500 से 600 पुलिस कर्मी सब जगह रेड्स कर रहे हैं और इनकी छुपे रहने की सीकर, नागौर और चूरू और जयपुर, इस तरह अलग अलग जगह के लोकेशन मिल रहा है। हमारी टेक्निकल टीम भी काफ़ी काम कर रही है और उम्मीद है जल्दी अरेस्ट कर लेंगे इनसे और अरेस्ट करने के बाद उनको चार्जशीट जल्दी करेंगे। इसको हमारी जो CID क्राइम की हीनस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट है उसमें इस केस को ले रहे हैं, लेके जल्दी अच्छे क्वालिटी की इन्वेस्टिगेशन करा के और एक स्पेशल टीम अपॉइंट करके फास्ट ट्रैक में इस केस को लेकर जल्दी सजा करा दी। तो कुचामन सिटी डबल मर्डर मामले को लेकर के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की अगुवाई में बीजेपी ने जांच कमेटी का गठन किया है और भागीरथ चौधरी और गोवर्धन लाल वर्मा इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। गाड़ी से कुचल करके 3 युवकों को मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई, जिसमें से 2 युवकों को बुरी तरह से उनकी हत्या कर दी गई। एक की अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, इलाज जारी है। और इसी बीच भरतपुर से खबर है, जहां पर भरतपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली मारकर पुलिस ने उनको दबोच लिया। व्यापारी को गोली मारने वाले बदमाशों को पुलिस पकड़ने गई थी और इसके बाद चिकसाना थाना इलाके में छुपे बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। जाटोली रतवान गांव के जंगलों में मुठभेड़ हुई है। इसके बाद दोनों घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती किया गया। भरतपुर की जिला स्पेशल टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इधर डीजीपी उमेश मिश्रा ने भरतपुर के एसपी मृदुल कच्छावा और अन्य पुलिस कर्मचारियों को बधाई दी है। साथ ही बदमाशों को पकड़ने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। और इसी बीच झुंझुनू से बड़ी खबर, अलसीसर में बीजेपी की जन आक्रोश सभा को लेकर के जानकारी है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पहुंचे हैं। अलसीसर पहुंच गए हैं। अलसीसर पहुंचने पर राजेंद्र राठौड़ का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। महाराणा प्रताप मैदान में यह सभा हो रही है। उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया, सुभाष महरिया भी यहां पर मौजूद हैं। बड़ी खबर है, अलसीसर में बीजेपी की जन आक्रोश सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया और उनके साथ अन्य नेताओं की मौजूदगी भी है। तस्वीरें हैं अलसीसर की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बड़ी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह बड़ी सभा का आयोजन अलसीसर में किया जा रहा है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आम लोग भी इस सभा में इस वक्त मौजूद हैं और इस सभा को संबोधित करेंगे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया। अपमानित और दंडित करने की कोशिश कांग्रेस के शासन में हुई है, अतीत में कभी नहीं हुई। जिस प्रकार की इस विधानसभा क्षेत्र में पहले 3 थाने थे, अब 4 हो गए हैं। उगाई के 4 अड्डे बन गए हैं। विधायक जी, ऐसा कोई ऑफिस नहीं छोड़ रखा है। इंदिरा रसोई के कूपन में भी कमीशन है। गहलोत ने जो राशन भेजा है उसमें भी कमीशन है। सड़क के निर्माण में भी कमीशन है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां लूट की खुली छूट नहीं। बहुत से विषय हैं, समय की अपनी मर्यादा है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, से ये बड़ी खबर है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कृष्ण सिंह शेखावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्ण, क्या जानकारी? जी अहमद, मैं आपको बता दूं कि अभी नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया है, वो अलसीसर पहुंचे हैं और अलसीसर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। महाराणा प्रताप मैदान है, उसके अंदर जो बीजेपी की मंडावा विधानसभा इलाके की जन आक्रोश सभा है और इस सभा को वो संबोधित करेंगे। और यहाँ पर जो भाजपा है वो पूरी तरीके से कांग्रेस को घेरने की तैयारी में है। घोषित बिजली कटौती, किसानों से वादा खिलाफी, पेपर लीक, युवाओं को रोजगार, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, सही तरह से तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर इस जन आक्रोश सभा में भाजपा है वो कांग्रेस को घेरेगी। जी बिल्कुल, राजेंद्र राठौड़ भी यहाँ पर पहुंचे हैं और कितनी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? जी मैं आपको बता दूं कि ये जो महाराणा प्रताप मैदान है, इसमें बड़ी संख्या में जो है भाजपा कार्यकर्ता और जो आमजन है। शुक्रिया कृष्ण तमाम जानकारी के लिए। और कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से संबोधित किया जाएगा इस सभा को, जिस पर हमारी लगातार नजर है और अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।